वंश। सर फोन को रिकॉर्डिंग होते हैं। वंश क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा था कि फोन पे होना रिकॉर्डिंग होता है। अच्छा, सही सही। ध्रुव, तू देख लियो एक बार। देखो अब यहाँ से जल्दी से सुनेंगे। देखो, प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन Fe3O4। निशा, अगर बड़ा उसका साइज बड़ा रखो थोड़ा। बस चलो सही है। Fe3O4 प्लस 4CO गिव्स 3Fe प्लस 4CO2। ये है। अब इसमें वन 4.64 kg of Fe3O4 and 2.52 kg of CO are allowed to react, then the amount of iron in gram produced is। सही ना, आयरन का वेट निकालना है। सही ना, आयरन का वेट निकालना है, यहाँ पे आयरन सॉलिड होना चाहिए। तो ये निकालना है तुम्हें। तो अभी ये फोर्स, अब ये तुम्हें दिख रहा है, पहले ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 4640 ग्राम है ये। Fe3O4, Fe3 होता है 56, 56 इंटू 3 168, 168 प्लस 64, 228 प्लस 4 232 आएगा ना वेट इसका, एक बार चेक कर लेना। Fe3O4 हो गया 4640 डिवाइड बाय 232, डिवाइड बाय 232 ये आएगा। और 2.52 kg है CO, तो ये हो गया 2520 डिवाइड बाय CO का तो वेट 28 ही होता है, 28। तो ये मोल्स निकाले किसने, कितने कितने आए हैं मोल्स? यस सर। ये ये क्या? सर एक के 20 है, एक के 19 है। पहले वाले के कितने 20 आए हैं क्या, Fe3O4 के? यस। वो दिख रहा है ना, देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से, 23 है ना, 23 टू दा होता है 46, बाकी जीरो तो लगा ही लोगे तुम। तो ये आ गया 20 मोल्स। और दूसरे के कितने आए हैं? सर 90। 90 मोल, 90 मोल इसके आ गए। और उसके 20 आ गए। तो इसका 1 मोल के लिए इसके 4 मोल चाहिए। तो इसके 20 मोल के लिए इसके 80 मोल चाहिए होंगे। 80 मोल और दे रखे हैं 90, तो 90 - 80, 90 - 80 यानी लिमिटिंग एजेंट अगर कोई पूछेगा तो वो है Fe3O4। ये पूरा खत्म हो रहा है। 10 मोल ये बच जाएगा। और क्योंकि लिमिटिंग एजेंट है Fe3O4, एक से बन रहा है कितना, 3। तो 20 से कितना बनेगा, 60 मोल बनेगा आयरन। 60 × 56 आंसर होगा, ग्राम में पूछा ना। एक बार चेक करो। यस सर। कितना आ रहा है आंसर? सर 56 थ्री थ्री 6 सिक्स। 6 यही होगा शायद, 3360 है क्या? यस सर। यस अच्छा, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 3d5 4s1, बिल्कुल सही है। ये आर करेक्ट है ना, ये सही है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव ए नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही है ये भी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें पता ही है। एन अगर 2 है तो एल होगा 0 1, और एम होगा -1 0 +1, सब आस्ता है ना ये, तो ये इसकी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट आ गया, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी, सही है बिल्कुल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ये। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2, ये गलत हो गया, वो n-1 होता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स है ना, सरिकल नोड्स n-l-1, और रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स हो गए l, दोनों को ऐड कर देंगे तो n-1 आ जाएगा आंसर। तो ए, बी और सी करेक्ट है, डी आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है।
तो क्लोरीन तो सब में सेम है, जितना अच्छा मेटल होगा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा, जितना पुअर मेटल होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। सिंपल फजांस रूल भी लगा सकते हो उसमें। तो LiCl सबसे ज्यादा कोवलेंट, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा लिथियम, सोडियम दे देगा, पोटेशियम और जल्दी देगा, सीजियम और जल्दी देगा। तो CaCl सबसे ज्यादा आयनिक है, लीस्ट कोवलेंट होगा। ABCD डायरेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? KCl में कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा, कम हो जाएगी। 0.01 मोल HCl, इसमें भी कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा, कम हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसके नेक्स्ट में 0.01 मोलर AgNO3 है, इसमें भी कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा, कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से। डी आयनाइज्ड वाटर यानी सिंपल वाटर की बात कर रहा है ये। तो इसमें तो पता ही है पानी में डिस्टिल करेगा, तो KSP अगर इसका 10 है तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 10 5, इसमें कम नहीं होगी। तो इसमें नॉर्मल रहेगी सॉल्युबिलिटी, तो आंसर डी होना चाहिए इसका। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ये। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, विच द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। है ना, विच द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, ब्राउनियन मोशन डीस्टेबलाइजेस सोल्स, गलत है ये। ब्राउनियन मोशन से रैंडम मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, सही ना। ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे, रैंडम मोशन होगा। तो अगर रैंडम मोशन होता रहेगा तो सॉल्यूशन स्टेबलाइज होगी, नीचे बैठ गए सारे पार्टिकल्स तो डिस्टेबलाइज हो गई। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेस कैन बी एडेड टू इमल्शन विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट, ये सही होगा गलत होगा? देखो कह रहा है कितना भी डिस्पर्शन मतलब सोल्यूट, एक तरीके से कितना भी सोल्यूट डाल दो इमल्शन के अंदर विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट, क्या सही है गलत है ये? स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी ये। मैक्सिमम डालते जाओगे तो कुछ टाइम तो बाद नीचे बैठेगा ना, ये तो गलत है स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है? मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स इन इक्वल अमाउंट न्यूट्रलाइजेस द चार्जेस एंड स्टेबलाइजेस द कोलॉइड। स्टेबलाइजेस द कोलॉइड लिख दिया, स्टेबलाइजेस द कोलॉइड लिख दिया तो ये गलत हो गया। जैसे मान लो तुम्हें AS2S3 है, सल्फाइड जितने भी होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसको मिक्स कर दिया पॉजिटिवली चार्ज सोल, जैसे Fe हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दोनों को मिक्स करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, तो स्टेबलाइज नहीं करेगा कोलाइड को, इसलिए गलत है ये। प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कोलाइडल पार्टिकल, बिल्कुल सही है। इक्वल चार्ज होगा, अगर हर एक कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, हर एक कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो उससे क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, और सोल क्या होगी? स्टेबल होगी। जो कोलाइडल पार्टिकल है सब पे चार्ज सेम होना चाहिए, तो उससे स्टेबल होगा। या डिस्पर्जन मीडियम है तो पॉजिटिवली चार्ज, और कोलाइडल पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज तो भी स्टेबल होगा। तो ये आंसर इसका डी होना चाहिए। एक बार चेक करते रहना आंसर जरूर, आंसर तुम्हारे पास भेज रखे हैं। तो ये अर्पित है क्लास में कि नहीं? नहीं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ प्लेटिनम 78 इज प्लेटिनम 78। तो द निकल, निकल के नीचे आता है पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे आता है प्लेटिनम। तो इसमें ये स्पेशल केस था 5s04d10, इसमें एक्सेप्शन था 78, 78 79 एक्सेप्शन है 5D सीरीज में। तो 6s1 आएगा, 4f14 आएगा, 5d10 आ जाएगा, 5d9 सॉरी, 6s1 4f14 5d9 आएगा इसमें, सही ना। 6s1 78 है ये, और यहाँ लेंगे जेनॉन, जेनॉन 6s1 4f14 5d9। तो इसका आंसर ये ए आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लिख के आ ही रहे हो ना होमवर्क में, ये करना है जरूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला काम। सेवंथ क्वेश्चन, इन आइसोलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम द ओर्स यूज ऑफ साइनाइड सॉल्ट इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व। साइनाइड सॉल्ट नॉट कॉमनली इन्वॉल्व किसके अंदर होगा? देखो पहला केस है, कॉपर। हाँ कॉपर आ जाएगा। जिंक जो है, जिंक के अंदर कोई बता सकता है कि कहाँ पे साइनाइड सॉल्ट यूज होती है कि नहीं इसमें, जिंक के अंदर? जिंक के अंदर, जिंक की एक्सट्रैक्शन में, मान लो जिंक की एक्सट्रैक्शन तुम कर रहे हो जेडएनएस के साथ, जेडएनएस के साथ कर रहे हो, तो तुम्हें याद होगा जिंक की एक्सट्रैक्शन या पीबीएस की एक्सट्रैक्शन कर रहे हो लेड की, जेडएनएस आता है एज एन इम्प्योरिटी, तो तुम डालते हो दोनों के अंदर क्या? NaCN, डिप्रेसेंट की तरह। जो जेडएनएस को क्या कर देगा? डिप्रेस कर देगा, ZnCN4 2 नेगेटिव बना देगा। तो इस तरह से NaCN का यूज आ जाता है। और गोल्ड में तो होता ही है,
AU प्लस KCl प्लस H2O प्लस O2, KAuCN2 बनता ही है इसमें तो इसमें तो साइनाइड सॉल्ट का यूज है। फिर उसके बाद इसमें जिंक डालते हो ज्यादा एक्टिव मेटल, तो K2ZnCl4 बाहर और प्लस 2 AU बन जाता है, तुम्हें याद ही होगा ये तो। फिर सिल्वर, सिल्वर के अंदर भी होता है सेम चीज, Ag2S से ले लो या Ag से ले लो, Ag2S लिया प्लस KCN डाला, KAgCN2 बनेगा, ज्यादा एक्टिव मेटल जिंक डालेंगे तो Ag बाहर क्या कहते हैं, Ag अलग हो जाएगा और K2ZnCl4 बन जाएगा। तो इन दोनों में तो यूज होता ही साइनाइड सॉल्ट, कॉपर में नहीं यूज होता। कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है कॉपर पायराइट से, CuFeS2, है ना। तो इससे होती है, स्टेप्स बताई रखे हैं इसके अंदर, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आंसर डी आ जाएगा। विच द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, देखते बोलेंगे आंसर, कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें तो मीडियम में एसिडिक दिख रहा है, बताओ कौन सा आएगा आंसर? सी पार्ट। ई पार्ट में दिख रहा है तुम्हें, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, H2O2 है, और बोला है इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी, H2O2 किसमें गया? O2 के अंदर, सही ना। इसकी स्टेट बढ़ गई और MnO4 नेगेटिव है, इसकी स्टेट क्या हो गई? कम हो गई, MnO2, सही ना, इसकी स्टेट कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? सर हाँ, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ ध्रुव बोल। सर इसमें H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है ना? H2O2 तो अच्छा, ये कह रहा है H2O2 से O2 भी बन रहा है, H2O से H2O भी बन रहा है। यस सर, यस सर। हाँ कुछ नहीं, ये भी बोल सकता है, लेकिन बेसिक मीडियम यहीं पे आएगा ना इसमें। सर अगर हमारे पास एक और ऑप्शन होती जिसमें हाँ डिस्प्रोपोर्शन हाँ, हो तो रहा फिर हो, तो तब वही बेसिक आएगा। मीडियम। हाँ, तो बेस्ट ओके ऑप्शन वही मार्क करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नाइन्थ क्वेश्चन, देखो ये एनसीईआरटी का नाइन्थ क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, वो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लिथियम का कलर होता है रेड, एमिटेड कलर रेड होता है लिथियम का, सोडियम का होता है येलो। अब रुबीडियम जो है वायलेट पढ़ते हैं हम ना, वायलेट पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका कलर होता है रेड वायलेट, रेडिश वायलेट होता है कलर इसका, और सीजियम का कलर होता है ब्लू। तो रेड की वेवलेंथ सबसे, विप की ओर से कर लो तुम, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो हर किसी के दिमाग में लिथियम ही आएगा, लेकिन आंसर लिथियम नहीं है, आंसर रुबीडियम। रुबीडियम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एक आ रहा है थर्ड, सी का थर्ड, सॉरी सी का आएगा थर्ड, और क्योंकि रेड वायलेट कलर की वजह से। फिर आता है लिथियम का, रेड है सेकंड नंबर पे वेवलेंथ ज्यादा है इसकी। फिर विबग्योर, फिर येलो की वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, येलो की आएगी 589, और फिर सीजियम की ब्लू। ये क्या सबका आंसर सेम आ रहा है क्या इसमें? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, यही आ रहा है क्या? सी का थर्ड, डी का फोर्थ। हाँ, तो ये आंसर आएगा इसमें। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला है, टेबल देखनी पड़ेगी एक बार एनसीईआरटी की, सही ना। एस सर ये ब्लॉक के फ्लेम अंदर 11th टेस्ट क्लास का वाला है? चैप्टर। हाँ सर ये फ्लेम टेस्ट वाला है? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। 10th क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो ये तो यूजेस के ऊपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजियम पता है तुम्हें, इसकी आयन एनर्जी बहुत लो होती है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है, डायरेक्ट दे रखा है यूजेस के अंदर एस ब्लॉक के अंदर, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ लास्ट ईयर, सही ना। गैलियम, गैलियम का तुम्हें पता है मेल्टिंग पॉइंट होता है 29 रूम टेम्परेचर के आसपास, 29 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैजिशियन इसको यूज भी करते हैं, स्पून बनाते हैं इसकी गैलियम की, और गर्म पानी में डालेंगे, गर्म पानी में डालते ही स्पून लॉस्ट, स्पून गायब हो जाती है, तो इस तरह से मैजिक वगैरह शो में वहां पे यूज होता है। लेकिन इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इसका 29 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतना ज्यादा। इसीलिए बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज यूज इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटरी में। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दे रखा है इसके बारे में, डायरेक्ट बता रखा है, यही चीज बताई हुई है पूरी। फिर बोरोन, बोरोन तो मैं पता है कि इसके क्या कहते हैं, बहुत ही हार्ड होता है, बोरोन बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए बुलेट प्रूफ वेस्ट जैकेट्स वगैरह बनाने के काम आता है। और सिलिकॉन वाटर रिपेलेंट स्प्रेज में, क्योंकि सिलिकॉन के सिलिकॉन्स मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, सिलिकॉन्स होते हैं वाटर रिपेलेंट, अम्ब्रेला वगैरह बनते हैं उसके, है ना। तो वाटर रिपेलेंट स्प्रेज में यूज होता है सिलिकॉन, वाटर रिपेलेंट स्प्रेज में, ये मैंने सिलिकॉन्स में पढ़ाया हुआ है इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूरा यूजेस के ऊपर बेस्ड है, यूजेस तुम छोड़ नहीं सकते हो थ्योरिटिकल चैप्टर के, सही ना। फिर है द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस
that is easily obtained from a reaction of alkali and white phosphorus. तो white phosphorus plus alkali most important reaction, P4 plus NaOH plus H2O क्या मिलता था, याद है कि नहीं? पता नहीं कितनी बार बताया वो, ये फॉस्फीन गैस प्लस NaH2PO2, याद आया कि नहीं? ये डिस्प्रपोर्शनेशन होता था, मैंने तुम्हें कहा था कई बार पेपर में लिखाता है इसको गर्म करते हैं तो NaH2O2 गर्म करने के बाद डिस्प्रपोर्शनेट करके H3PO4 भी आता है। ये IIT ने बहुत बार पूछा हुआ है, मेन आंसर यही है अभी। तो उसमें पूछा हुआ क्या है, एंड टू pH bonds is, अच्छा 2 pH bonds है इसमें, है ना। the oxo acid of phosphorus that is easily obtained from a reaction of alkali and white phosphorus and has 2 pH bond, 2 pH bond तो कुछ भी ना पता हो तो बताइए तुम्हें, फॉस्फेनिक एसिड के अंदर होता है। फॉस्फेनिक एसिड क्या है, H3PO2, और फॉस्फोनिक एसिड क्या है, H3PO3। तो आंसर इसका बी आ जाएगा। द एसिड दैट इज बिलीव टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ ताजमहल, तो मतलब क्या होता है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। ताजमहल में बना है किससे, मार्बल से। CaCO3 प्लस H2SO4, CaSO4 बन जाएगा पाउडर फॉर्म के अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। टू आइसोमर्स A एंड B with molecular formula C4H8 give different products, A और B हैं, give different products on oxidation with KMnO4 in acidic medium, सही है। Isomer A on reaction with KMnO4H plus results in effervescence of a gas and gives ketone. The compound is, तो ये तो कीटोन दे रहा है, तो कौन सा होगा आइसोमर हॉट KMnO4 के साथ, बताओ कौन सा होगा जो कीटोन दे दे, 4 कार्बन वाला एल्कीन, यही तो होगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। यही होगा कि नहीं, हॉट KMnO4 डालेंगे इसके अंदर, बताई हुई रिएक्शन इसके अंदर, बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड O लगा दो, और जितने H हैं उसका OH बना दो और डबल बॉन्ड O लगा दो, जितने H हैं डबल बॉन्डेड कार्बन उसका OH बना दो और डबल बॉन्ड O, तो क्या आ जाएगा आंसर, HCOH, याद है कि नहीं ये। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O के अंदर, CO2 H2O मिलेगा कि नहीं, एफरवेसेंस मिलेगा कि नहीं। ये जितने H होते हैं उनका OH बना देते हैं और डबल बॉन्ड O लगाना ही है। पॉपऑफ रूल में भी दिखाया था इनोलिक फॉर्म बना करके, मैंने कहा था अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो पॉपऑफ रूल में इनोलिक फॉर्म बनाकर फिर करना। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आंसर ये होना चाहिए आइसोब्यूटाइलिन 2 मिथाइल प्रोपीन, ये आंसर है डी। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन 14 एक मिनट, 14 क्वेश्चन के अंदर अब इसमें ये मैंने करेक्शन करा दी थी ना, BR था ये। उसके बाद इसमें डाला हमने CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये भी हालांकि गलत लिखा हुआ, CH3 होल ट्वाइस CLi लिखा हुआ शायद, CH3 होल ट्वाइस CuLi डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा Li, BR की जगह Li है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Li प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा प्लस की जगह Li आ जाएगा, और OH का भी H गायब हो जाएगा और OLi बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद तुमने डाला इसमें CO2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 डालने पर CO2H प्लस, RLi का पढ़ा हुआ ना, RLi ये भी पढ़ाया था ग्रीन रेडियंट के अंदर, CO2 डालते थे क्या होता था, डबल बॉन्ड O का OH और नीचे लग गया R पार्ट मैग्नीज वगैरह सब बताया हुआ है, तो इसमें भी वही करना है। जब इसमें ये डाल दिया CO2 तो Li था, तो वहां बन जाएगा COOLi, और साथ में CO2 यहाँ तो OLi रहेगा। उसके बाद हम H2O डाल देंगे तो COOH बन जाएगा और OH बन जाएगा, यानी सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, COOH बन जाएगा और OH बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड यही बना हुआ ना कि नहीं, हिंट दिया ही हुआ, ये बन रहा है। तो इस अब से पूछा गया इन द गिवन कन्वर्जन द कंपाउंड इज, ए क्या बना है हमारा, ये वाला ए, यही बना ना, Li और OLi, ये बन जाएगा इसमें। ये हल्का सा ग्रीन रेडियंट में कराया हुआ, मैंने ग्रीन रेडियंट के अंदर कराया हुआ टॉपिक है। 14 का आंसर देख लो एक बार, देखना ऑप्शन, आंसर इसमें Li, बी आंसर क्या है, यस सर। Yes, sir. हाँ थोड़ा साइज बढ़ता बढ़ा लो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, द एस्टेरिफिकेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, सही है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता ही है। स्टेटमेंट सेकंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स
इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, ये भी सही है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जनरली रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे, सही ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बस SN1 टाइप होगा तब नहीं, तब उसमें डोनेटिंग चाहिए होते हैं, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक्सप्लेनेशन के बारे में बोल नहीं रहे, तो इसने आंसर ये ए है इसका आंसर। यस सर। नेक्स्ट, अभी इसका साइज बड़ा करना 16 का, 16 का आंसर, हाँ सही है। एनिलीन में Br2 डाल दिया एक्सेस वाटर के अंदर, Br2 वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, तीनों जगह Br, तीनों जगह Br लगाना चाहिए, तो ऑप्शन बी में लगा हुआ है, सी में लगा हुआ है, देखते हैं अभी। एनिलीन में डाला CH3CO होल ट्वाइस O, फिर Br2 CH3COH, तो पैरा पे Br आ जाएगा, फिर HCl डाल देंगे तो पैरा पे Br होना चाहिए, यानी आंसर इसका आना चाहिए सी, आंसर है क्या, ए होगा हमारा, ये तीनों जगह Br, व्हाइट PPT बोलते हैं इसको भी, जैसे फिनॉल के अंदर मिलता है, और एक में आएगा पैरा, प्रोटेक्शन से, ये तो कन्वर्जन में करते ही हैं, ये कन्वर्जन में हम करते ही हैं, ये शायद आज मैंने क्लास में भी पूछा किसी से, ये उससे पूछा था ध्वनि से, ध्वनि है क्लास में, नहीं तुम लोग क्लास पता अटेंड किया करो जरूर। नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निश्चय दिखाना है। देखो पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, द पॉलीमर विच कैन बी स्ट्रेच्ड एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेटस, ये तो रबड़ के अंदर होता है, रबड़ कौन सा है, बेकेलाइट रबड़ नहीं है, थर्मोसेटिक पॉलीमर है, नायलॉन 66 नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, तो ये भी नहीं होगा। ब्यूना एन रबड़ है, ब्यूना एन आ जाए, ब्यूना एस आ जाए, या नियोप्रीन आ जाए, ये सब रबड़ है, सही ना। तो ब्यूना एन, हर बार ब्यूना एन ही आ रहा है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, पहले भी पेपर डिस्कस किया था, ब्यूना एन ही आया था, टेरिलीन भी रबड़ नहीं है, तो इसलिए ब्यूना एन आएगा। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का रबड़ होता है, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का कोपॉलीमर वाला रबड़ है ये, सिंथेटिक रबड़ कहते हैं इसको, सिंथेटिक रबड़ ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रीन, ये तीन होते हैं। शुगर, शुगर क्या प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए के अंदर, डीएनए में बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोस, बीटा 2 डीऑक्सी, ये तो एबीडी में कुछ है, आरएनए में बीटा डी माइनस राइबोस, तो आंसर इसका आ जाएगा बी आंसर, चेक करते रहना एक बार, यस सर। बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 19, विच द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सल्फर एटम, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन तो एंटासिड होते हैं, स्ट्रक्चर तुम लोग खुद चेक करना। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर तुम्हें नहीं भी आता तो एटलीस्ट जिसके स्ट्रक्चर पता है उसमें चेक कर लो। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर कराया हुआ है मैंने जब हिस्टिडीन पढ़ाया था, जब हिस्टिडीन कराया था तो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर कराया हुआ है अमीनो एसिड्स के अंदर। सैकेरिन का स्ट्रक्चर ये भी बहुत ईजी है, ये दो स्ट्रक्चर तुम कर सकते हो, ये टफ नहीं है स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सैकेरिन भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सही ना, सैकेरिन भी क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसमें तो आता है CO, यहाँ SO2 NH, ये दोनों साइड, तो इसमें तो सल्फर आ ही रहा है। हिस्टामिन में पता ही है हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन वाली फॉर्म थी इसके अंदर, इसमें सल्फर नहीं आता था, ये पहले पायरोल बनाते थे, इसमें एन लगा देते थे, और उसके बाद यहाँ पे तो CH2 और NH2, यहाँ आता था ना COH, ये CO हटा देते थे, डी कार्बोक्सिलेशन, ये था हमारा क्या, हिस्टिडीन, हिस्टामिन का ये हटा देंगे पार्ट तो हिस्टामिन बन जाएगा, हिस्टामिन, तो इसके अंदर सल्फर नहीं आ रहा है, तो आंसर तो ये आ गया, लेकिन तुम दो स्ट्रक्चर देखने हो तो एक बार देख लेना, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, जो कि दोनों क्या है, एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, चित्राक्ष, आयुष, क्रिश, ये है क्लास में कि नहीं, यस सर। विधि, रश्मि, Yes, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, अब देखो अब इसमें कुछ भी नहीं बोला, कुछ किसी से कंपेयर तो नहीं किया ना, और तुम्हें पता है ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सही ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिनॉल्स आर, सल्फ्यूरिक एसिड बोल देता वीकली एसिड तो गलत हो जाता, सही ना, इन जनरल ये बोल रहा है, तुम ये मत सोचना फिनॉल मिथेनॉल से एसिडिक है, किसी ने डाउट पूछा था ये, उसका कोई फायदा नहीं है, फिनॉल वीकली एसिड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर वो बोलता एसिडिक एसिड या वीक एसिड, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट है वो, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक है, सही ना, ये आपस में कंपेयर करेंगे तो बात अलग होती है। देयरफॉर दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन, देयरफॉर दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन, एसिडिक है तो NH में सॉल्युबल होगा, सही है, एंड आर वीकर एसिड्स देन अल्कोहल, ये गलत हो गई स्टेटमेंट की नहीं, फिनॉल तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि H+ हटने के बाद फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही दूसरी गलत, क्या ऑप्शन है, बी है क्या,
बी है ना आंसर इसका। Yes. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखो। 21 क्वेश्चन अब यहाँ से इंटीजर टाइप आ गए हैं। Xerenol, a volatile organic compound, is a component of rose oil. The density of vapor is 0.46 gram per liter. Density दे रखी है at 257 डिग्री सेल्सियस and 100 mm pressure. The molar mass of Xerenol is. Density दे रखी है और मोलर मास पूछा हुआ है। डेंसिटी देखिए तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू पी एम बाय आर टी। स्टेट्स ऑफ मैटर में डेरिवेशन कराई हुई है। डेंसिटी दे रखी है इसमें कितनी है, 0.46 ग्राम पर लीटर में। प्रेशर कितना दे रखा है इसमें, 100 mm, 100/760 प्रेशर आ गया। पी मोलर मास निकालना है बाय आर 0.0821 होता ना, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल इनवर्स। और टी 257 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ जाएगा ये, आ, 530 क्या। Yes. हाँ तो इसे सॉल्व करना, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आया देखना जरा। चिराग आंसर नहीं पता इसका। 152 है 152। सर, और 20th का सी पार्ट आएगा। 20 का सी पार्ट है। यस। अच्छा अच्छा दोनों इनकरेक्ट बोल रखा है तो हाँ, तो 20 का सी आएगा, सही है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है ना, वो बोला तो मैंने यही था लेकिन मार्क गलत हो रहा है। चलो नेक्स्ट अब है 22 क्वेश्चन। 17 ग्राम ऑफ NH3 completely vaporizes at this temperature and 1 bar pressure and the enthalpy change in the process is this much. The enthalpy change for the vaporization of 85 ग्राम ऑफ, ये तो डायरेक्ट है ना, enthalpy change डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, मास पे। तो 17 ग्राम से इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे इतनी हीट रिलीज हो रही यही है ना एंथैल्पी चेंज इतना प्रोसेस इज दिस मच। 17 ग्राम मैंने 1 मोल ही होता है ना। तो 85 ग्राम मैंने 5 मोल हो गया, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर आएगा कि नहीं। यस सर, 117। 117 डायरेक्ट डिपेंडेंसी है तो एंथैल्पी चेंज की, सही ना, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। अब उसके बाद है 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, 1.2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इतना। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसिड इज। डेंसिटी देखिए एसिटिक एसिड की, डेंसिटी देखिए एसिटिक एसिड की कितनी, 1.02 ग्राम पर ml। मोलर मास एसिटिक एसिड पता ही है हमें, तो केएफ वाटर का 1.85 दे रखा है। डायरेक्ट लगाएंगे डेल्टा टी एफ टू आई के एफ एम, सही ना, डेल्टा टी वैल्यू क्या लगा देंगे, आई के एफ एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, निकालना है वो तो नहीं दे रखा है, 0.0198, 0.0198। दिस इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आई तो निकालना पड़ेगा, के एफ 1.85। मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 1.2 ml है। वॉल्यूम इसका, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम टू डेंसिटी मास आ जाएगा 1.02। 1.02 इंटू 1.2 इंटू 1.02, 1.2 इंटू 1.02 डिवाइड बाय मोलर मास 60 होता है। सॉल्वेंट और कितना है सॉल्वेंट, 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन है, यानी इसको इतने वाटर में ऐड किया ना, 2 लीटर सॉल्यूशन 2000 ml हो गया। बाकी डेंसिटी सॉल्यूशन की देनी रखी तो यही मान लेंगे सॉल्वेंट, इंटू 10⁻³ सही ना, इंटू 10⁻³ और लगा देंगे यहाँ पे, तो ये इससे आ जाएगा आई की वैल्यू। और आई की वैल्यू आ गई तो आई पता ही तुम्हें एसिटिक एसिड के लिए आता है 1 + अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकाल लेना I-1। कर लोगे कि नहीं, ये कितना आ रहा है आंसर इसका, अल्फा बहुत ही कम आया होगा इसका, वीक एसिड है, कितना आया है, 5। 5। 5 परसेंटेज है ना, 5%।
चेक कर लेना, 5% आ जाएगा आंसर का। फिर 24th क्वेश्चन, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फॉर 2 hours to produce hydrogen and oxygen gas. The total volume of the gas is produced at STP is. तो तुम्हें पता है H2SO4 है, तो इससे H2 मिल रहा है और O2 मिल रहा है, यानी वाटर का एक तरह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। वाटर गैसेस देता है H2 प्लस हाफ O2, सल्फेट आयन तो नहीं होगा ना ऑक्सीडाइज O2 के अंदर। तो ये H2 प्लस हाफ O2 यानी 1 मोल वाटर है, तो 3/2 मोल गैस मिल रही है, 3/2 मोल गैस मिल रही है। और वाटर इलेक्ट्रोलाइज होना मतलब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और O2 माइनस से हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 2 फेरेडे से मिल रही है एक तरह से। 2 फेरेडे जो चार्ज है वो एनोड और कैथोड दोनों जगह यूज होगा। 2 फेरेडे से 3/2 मोल गैसेस, 2 फेरेडे से 3/2 मोल गैसेस। और कितना फेरेडे दे रखा है, 0.1 एम्पियर फॉर 2 hours, 0.1 इंटू 2 इंटू 3600, इतने कूलम से कितने मोल गैसेस, और जो मोल आ जाएगा उस मोल को मल्टीप्लाई कर देना, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 22.7 से, तो आंसर आ जाएगा इससे। क्या आंसर है इसका? 127 ml. 127 आ जाएगा इसका, सही है। मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट एसटीपी, टोटल वॉल्यूम आएगा ये, सही है, सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट, ये पेपर खुद हाथ से करना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे एक क्वेश्चन खुद करके देखना, तब जाके फायदा होगा इसमें। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ऑफ वन ऑफ द रिएक्शन इन ए बायोकेमिकल प्रोसेस इतना, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 310 to 300 केल्विन, द चेंज इन द रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व्ड इज के 300 आएगा, ये बेस में है, तुम्हें पता लग गया होगा ये। के 300 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻³ के 310, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो इसमें तुम्हें पता है फॉर्मूला लगाना है, log K2/K1, log K2/K1 इज इक्वल टू EA तुम्हें दे रखा है बाय 2.303 R की वैल्यू 8.314, 1/T1 310 अपॉन में डिफरेंस 10 है, 1/T1 माइनस 1/T2 लगाएंगे, 310 इंटू 300। सॉल्व कर लोगे इसे, नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें यहाँ पे, ये कर लोगे सॉल्व कि नहीं? और आर की वैल्यू 8.3 यूज करनी है, 8.314 नहीं, यस सर। ये कर लेना ट्राई। द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज FeCr2O, अब देखो ये प्रिपरेशन आ गई डायरेक्ट, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2 गिव्स ए क्या है यहाँ पे, Na2CrO4, क्रोमेट आयन, सोडियम क्रोमेट येलो कलर के, सोडियम क्रोमेट येलो कलर के, इसमें एसिडिक मीडियम में रखेंगे इसको, तो बन जाएगा Na2Cr2O7, डाइक्रोमेट आयंस। डाइक्रोमेट आयंस बन गए। स्ट्रक्चर तुम्हें इसका सबको पता होगा, डाइक्रोमेट का ये स्ट्रक्चर है, O नेगेटिव, ये इसने बोला नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, टर्मिनल वाले ये हो गए 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, समझ आया कि नहीं? ये तो 6 आंसर आना चाहिए इसका। 27th, ये प्रिपरेशन थी पूरी K2Cr27 की। 27th, an acidified manganate solution undergoes disproportionation reaction. मैंगनेट सॉल्यूशन तुम्हें पता ही है, MnO4 2 नेगेटिव है, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है MnO2 ब्लैक पाउडर और MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर। फिर आगे बोला द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन में MnO4 नेगेटिव वाला है, +7 यानी आर्गन, तो 0 आ जाएगा आंसर, कोई इनपेड नहीं आएगा। देखो अब नेक्स्ट है जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड वाज यूज, ये अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें दिवाली वाले दिन 3-4 घंटे की जो क्लास हुई थी, तो पढ़ाया था पूरा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और प्योरिफिकेशन। बोल के देखा मन में कि नहीं एक बार भी? चलो ये Yes, कर लेना जरूर, ये रटा होना चाहिए। चित्राक्ष रटा हुआ ये? yes, ये तो हो गया। Geldar's method was used for estimation of nitrogen in an organic compound. The ammonia evolved from 0.55 gram of the compound, neutralized 12.5 ml of 1 molar H2SO4। तो मिलिक्वेंट से इक्वेट करने इसमें तो कुछ है ही नहीं, मिलिक्वेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया यानी नाइट्रोजन कर देना सीधा, H2SO4 के मिलिक्वेंट 12.5 into 1 into 2, मिलिक्वेंट ऑफ नाइट्रोजन मास बाय में 14 into 10⁻³ मास निकल जाएगा, उस मास को डिवाइड करना 0.55 ग्राम से into 100, यही किया है। Yes, sir. क्या आंसर है चित्राक्ष?
64, 64। चित्राक्ष तेरे कितने मार्क्स आए हैं? 83। पहले किया तो नहीं पेपर ये वाला? नहीं सर। फिर सही मार्क्स है तेरे, लास्ट टाइम भी सही थे मार्क्स। चलो, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स विच पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। इसमें है, ये दिख गया ना, काइरल कार्बन। इसमें नहीं है, इसमें ये रहा, इसमें भी नहीं है, इसमें ये रहा, इसमें तो काइरल है ही, इसमें तो दिख जाएंगे तुम्हें काइरल है यहाँ पे। ये भी काइरल है, सही है। तो इसमें तो दिख रहे हैं तुम्हें, यानी 3 आंसर है ना, 3 आंसर आ जाएगा। फिर ग्लूकोज में जाइमेज डाला, ग्लूकोज में जाइमेज, तो क्या मिल जाएगा? कुछ कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस है यहाँ पे, जाइमेज ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ मिलेगा क्या? इथेनॉल। इथेनॉल तो आइड होम टेस्ट देगा, इथेनॉल NaOI डाल रखा है, I2+NaOH, ये आइड होम टेस्ट देगा। तो ये क्या मिल जाएगा? HCONA। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी इज, कितने कार्बन एटम? एक है, एक आ जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं ये? यस। तो ये पेपर हो गया, इसको रिपीट करना जरूर। हो सकता फ्राइडे को भी एक पेपर ले लूं, सही ना? रिपीट जरूर करना, रिपीट नहीं करोगे फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। हर चीज एनालाइज करो कि क्या पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सही ना? अब मैं थोड़ा बहुत वही बोर्ड लेवल वाला वो पढ़ाऊंगा, अल्काइल हैलाइड्स। तो एक बार ज्वाइन कर लेना दोबारा। निशा, शो करना एक बार, सही ना शीट जो मैंने दिखाई है तुम्हें बोर्ड वाली? यस सर।